हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दीपक गुलियानी। आज हम इंटरनेशनल मार्केटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग जरूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स बहुत सारे जो हमने बनाए हैं वो नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जहाँ से क्लिक करके आप हमारे सारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप हमारे किसी भी लेक्चर से मिस आउट ना हो। लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वास्तव में ये इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट है क्या। तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट वास्तव में है क्या। देखिए, जो इंटरनेशनल मार्केट एनवायरनमेंट है ना, वो बहुत जल्दी बदलता है, बहुत तेज़ी से बदलता है। इसका रीज़न ये है कि देखिए, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि जो आईटी सेक्टर है, सूचना तंत्र आज इतना ज़्यादा ज़बरदस्त तरक्की कर चुका है कि पूरा का पूरा जो संसार है, पूरा जो विश्व है, वो एक छोटे से विलेज की तरह बन गया है, यानी कि जहाँ पर आप किसी से भी कांटेक्ट आसानी से कर सकते हैं। दूसरी ओर ये भी है कि आज जो है एक मल्टीलेटरल ट्रेड का ज़माना चल चुका है। मल्टीलेटरल ट्रेड से मतलब है जहाँ एक देश कई देशों के साथ जो है ट्रेड करता है, उनके साथ एग्रीमेंट करता है। तो ऐसे दौर में किसी भी इकोनॉमी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक तरीके से अपने आप अकेले रह सके, यानी कि खुद अपने आप पे सर्वाइव कर सके, अपने लिए खुद प्रोडक्शन कर सके और उसका कंजम्पशन भी खुद कर सके। ये किसी भी इकोनॉमी के लिए पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो क्योंकि वो इकोनॉमी जो है अदर इकोनॉमी के साथ संपर्क में आएगी, उनके साथ ट्रेड करेगी, तो इसलिए किसी भी इकोनॉमी या किसी भी नेशन के लिए ये भी पॉसिबल नहीं है कि जो इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रही है वो उससे अपने आप को एक तरह से अनअफेक्टेड रख सके, अछूता रख सके। ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आएंगे तो उसका कोई ना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उस पर्टिकुलर नेशन या उसकी इकोनॉमी पे भी जरूर आएगा। तो वास्तव में इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट है क्या। देखिए, एक बिजनेस के चारों ओर जो भी फैक्टर्स होते हैं, जो भी एस्पेक्ट्स हैं, जो भी पहलू हैं, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस बिजनेस की फंक्शनिंग को फ्लक्चुएट करते हैं, वही वास्तव में उन सारे फैक्टर्स को जोड़ दिया जाए तो वही जो है क्या है, इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो यानी कि एक तरीके से ये कुछ पॉइंट्स हैं, वो कुछ फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं। वो इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तभी अपने आप को सर्वाइव कर सकता है इस रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट में, और साथ ही ग्रो कर सकता है जब वो इस चेंजिंग जो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रही है उस चेंजेस को तुरंत भाप ले। यानी कि उस चेंजेस में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, खासकर बिजनेस एनवायरनमेंट में, मार्केटिंग एनवायरनमेंट में, उन एनवायरनमेंट को लगातार चेक करता रहे, उसको स्कैन करता रहे, और जैसे जैसे उसमें जो चेंज आ रहे हैं उसके तुरंत उन चेंजेस के अकॉर्डिंग जो है अपने बिजनेस को भी चेंज करता रहे। अब अगर वो चेंजेस नहीं कर पाएगा तो उसके लिए सर्वाइव करना, ग्रो करना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि देखिए, बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उनमें लगातार चेंज आ रहे हैं। जैसे इकोनॉमिक में चेंजेस आ रहे हैं, पॉलिटिकल में चेंजेस आ रहे हैं, इसी के साथ न्यू टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, और इन डिफरेंट चेंजेस की वजह से जो पूरा वर्ल्ड है बहुत एक तरीके से डायनेमिक वर्ल्ड हो चुका है। और इस डायनेमिक वर्ल्ड के अंदर तभी सर्वाइव कर सकते हैं जब आप अपनी पॉलिसी, अपनी जो स्ट्रेटजी है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकें। देखिए, बिजनेस ऐसा तो है नहीं, बिजनेस कहीं जो बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेस किसी उजाड़ में, यानी कि ऐसे सुनसान इलाके में करता हो। देखिए, बिजनेस करना तो आपको सोसाइटी में रह के ही है, संसार में रह के ही है। तो इस वजह से जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर से अफेक्टेड होता है। उस इफेक्ट से आप बच नहीं सकते। जो ये इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर हैं, वास्तव में इनको जोड़ दिया जाए तो वही वास्तव में मार्केटिंग एनवायरनमेंट कहलाते हैं। जहाँ तक सवाल है इंटरनल फैक्टर्स का, इंटरनल फैक्टर जो होते हैं वो बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं, क्योंकि वो बिजनेस से ही रिलेटेड है तो उनको आसानी से बिजनेस कंट्रोल कर सकता है। जनरली ये 4 P's होते हैं, P फॉर प्रोडक्ट, P फॉर प्राइस, P फॉर प्लेस, P फॉर प्रमोशन। तो ये बिजनेस के लिए आसानी से कंट्रोलेबल होते हैं। लेकिन दूसरी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो बिजनेस से कंट्रोल से बाहर होते हैं, जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया, सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट हो गया, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो गया, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट हो गया। ये सब जो है बिजनेस के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हैं। इन पे कंट्रोल जो है बिजनेस का बिल्कुल भी नहीं होता।
इसी तरीके से एक जो फैक्टर है वो है कंपटीशन, वो भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है और बिजनेस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। लेकिन कोई भी बिजनेस जो है इस कंपटीशन को नहीं कंट्रोल कर सकता, क्योंकि वो उसके कंट्रोल से बाहर है। हम नहीं तय कर सकते कि हमारे जो कंपटीशन में नई नई बिजनेस यूनिट इस्टेब्लिश हो या ना हो, नई कंपनियां हमारे जैसा प्रोडक्ट बनाएं या ना बनाएं, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारे हाथ में क्या है? देखिए, हमारे हाथ में यही है कि हम अपने बिजनेस की सक्सेस तभी गेट कर सकते हैं, हम अपने बिजनेस को तभी ग्रो कर सकते हैं जब हम इस चेंजेस वाले इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें और उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी बिजनेस की जो पॉलिसीज़ हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, उसे लगातार चेंज कर सकें। अगर हम उन चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को नहीं चेंज कर सकते तो हमें बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है और बिजनेस को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। और ये जो रैपिडली जो चेंजेस आते हैं, ये दोनों तरह के फैक्टर अवेलेबल कराते हैं। ये हमें अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल कराते हैं, साथ ही रिस्क या अनसर्टेनिटी या थ्रेट्स कह लो, वो भी अवेलेबल कराते हैं। तो हमें क्या करना होता है, ये जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स है, ये दोनों ही एक तरीके से बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। ये बिजनेस के फ्यूचर को बना भी सकती हैं और बिजनेस के फ्यूचर को बिगाड़ भी सकती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि बिजनेस तभी सक्सेसफुल हो सकता है कि वो अलर्ट रहे चेंजेस एनवायरनमेंट को देखते हुए और बहुत क्विकली, यानी कि उसका जो रिस्पॉन्स है इस चेंजिंग एनवायरनमेंट के प्रति वो काफ़ी क्विक होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो आसानी से अपने आप को बिजनेस को सर्वाइव कर सकता है, ग्रो कर सकता है। अब जो MNCs होती हैं, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज, अब उनके लिए तो एक और बहुत दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि वो कुछ एक कंट्रीज़ में भी नहीं, लगभग पूरे वर्ल्ड की बहुत ज़्यादातर कंट्रीज़ में जो है बिजनेस करती हैं, मार्केटिंग करती हैं। और यहाँ पर एक और दिक्कत भी है। क्या दिक्कत है? कि जो डेवलपिंग नेशन का जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है वो डेवलप नेशन के कंपैरेटिवली बिल्कुल ही डिफर होता है। यानी कि डेवलपिंग जो इकोनॉमी होती है उनका मार्केटिंग एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू डेवलप इकोनॉमी में। अब जहाँ तक सवाल है डेवलप इकोनॉमी, वहाँ पर क्या डिफरेंस होता है? देखिए, जो डेवलप इकोनॉमी होती है जनरली उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वहाँ के जो लोगों का जो इनकम लेवल है वो कंपेरेटिवली हाई होता है। वहाँ पर जो पॉलिटिकल है वो स्टेबिलिटी होती है, यानी कि जो सरकारें हैं वो जल्दी जल्दी नहीं बदलती। और न केवल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है बिजनेस में, यानी कि जो डे टू डे बिजनेस है उसमें जो गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो लगभग ना के बराबर होता है, बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं होता। वहाँ के लोगों का जो सोसाइटी के जो भी कस्टम्स हैं, जो भी कल्चर्स हैं, वो लेस रिजिड होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से रिजिड नहीं होते। रिजिड से मतलब आप कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी नहीं होते, ओपन माइंडेड होते हैं। तो ये भी बहुत एक बड़ा डिफरेंस आता है जो खासकर डेवलप इकोनॉमी में, डेवलप नेशन में। वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी का लेवल है वो टेक्नोलॉजी का लेवल जनरली देखा जाता है कि जो डेवलप नेशन होते हैं वहाँ टेक्नोलॉजी का लेवल एडवांस होता है। वहाँ पर बेटर रिसर्च और डेवलपमेंट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं इन इकोनॉमी में। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी कंपेरेटिवली अच्छी होती हैं, गुड क्वालिटी की होती हैं। जहाँ तक सवाल है डेवलपिंग इकोनॉमी में, वहाँ बिल्कुल उल्टा होता है। वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो लोगों की जो इनकम का लेवल है वो कंपेरेटिवली लो होता है। जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, यानी कि जो सरकारें जल्दी जल्दी बदलती हैं, तो वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी बहुत लेस होती है। और ना केवल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेस होती है, बल्कि जो बिजनेस के अंदर जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, यानी कि जो राजनीतिक हस्तक्षेप है, वो भी कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है। और वहाँ की जो भी सोशल कस्टम, जो भी ट्रेडिशंस होते हैं, वो काफ़ी रिजिड होते हैं और डीप रूटेड होते हैं, मतलब बहुत ही रूढ़िवादी टाइप के होते हैं। अब जैसे अपने इंडिया में ही ले लें, यहाँ पर देखिए धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बहुत ज़्यादा एक तरीके से डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। तो ये बहुत एक डेवलपिंग इकोनॉमी में बहुत बड़ी एक दिक्कत होती है। एक वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी होती है वो जनरली बैकवर्ड होती है, एडवांस नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू डेवलप नेशन की तरह। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी होती है वो काफ़ी पुअर होती है, यानी कि उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। तो एक बिजनेस जो यूनिट जो पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कर रही है, उसे डेवलपिंग और डेवलप नेशंस के लिए सेम पॉलिसी या सेम स्ट्रेटजी नहीं अपना सकती। उसे डेवलपिंग नेशंस के लिए डिफरेंट अपनी पॉलिसी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है और डेवलप नेशंस के लिए जो है डिफरेंट पॉलिसी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है। अब जस्ट लाइक कोई भी एक MNC है, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो अपना कोई भी गुड्स प्रोड्यूस कर रही है। अगर वही गुड्स जो है वो अफ्रीकन कंट्री के लिए प्रोड्यूस कर रही है या साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए प्रोड्यूस कर रही है, तो ऐसे, क्योंकि यहाँ पर पॉवर्टी ज़्यादा है, यहाँ पर मिडिल क्लास लोग ज़्यादा हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर जो है वो उन गुड्स को सप्लाई करेगी जिसकी प्राइस कंपेरेटिवली कम हो, चाहे क्वालिटी भी थोड़ी सी कम हो तो चलेगा। लेकिन अगर वही कंपनी जो MNC है अपना गुड्स जो है यूरोपियन नेशंस के लिए सेल कर रही है, US के लिए सेल कर रही है, तो वो क्या करेगी, वहाँ अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी हाई मेंटेन करेगी, चाहे उसके लिए उसे हाई प्राइस भी चार्ज करने पड़ जाए
तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए डेवलप नेशन में वो तभी सक्सेसफुल हो पाएगी जब वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी, चाहे हाई प्राइस पे प्रोवाइड करे। लेकिन डेवलपिंग नेशन में वो तभी सक्सेसफुल हो पाएगी जब वो लो प्राइस जो है गुड्स आसानी से अवेलेबल करा पाए। तो यानी कि जो डिफरेंट नेशंस हैं वहाँ का मार्केटिंग एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो एक जो मार्केटर होता है उसके लिए इन सारे एनवायरनमेंट को स्कैन करना, उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी वो अपने बिजनेस को सर्वाइव कर सकता है, वरना उसके लिए बिजनेस को सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। उम्मीद करता हूँ आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ एक डेफिनेशन डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट की। देखिए डेफिनेशंस में सबसे पहली डेफिनेशंस आती है अकॉर्डिंग टू चेरुनिलम। देखिए चेरुनिलम क्या कहते हैं, वो कहते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट इज कंपोज्ड ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड अदर फैक्टर विच अफेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस। यानी कि जो इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट है वो एक तरीके से कंपोजिशन है कई चीज़ों का। किस किस चीज़ का कंपोजिशन है, इसके अंदर देखिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी इंक्लूड है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी इंक्लूड है, लीगल एनवायरनमेंट भी इंक्लूड है, सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट भी इंक्लूड है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी इंक्लूड है, और भी कोई फैक्टर्स इनके अलावा जो कहीं ना कहीं बिजनेस को, फाइनेंस को जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं, उस पर इफेक्ट करते हैं, वो सारे जो फैक्टर्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट का ही पार्ट कहलाएंगे। सेकंड डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। सेकंड डेफिनेशन आती है अकॉर्डिंग टू आर्मस्ट्रॉन्ग। वो क्या कहते हैं, देखिए वो कहते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस दैट अफेक्ट मार्केटिंग पॉलिसीज, डिसीजंस एंड ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस यूनिट। देखिए आर्मस्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं, वो कहते हैं देखिए इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या है, वो सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी कि वो फोर्सेस जो इंटरनल है और एज वेल एज एक्सटर्नल है, वो अफेक्ट करती हैं। किसको इफेक्ट करती हैं, एक बिजनेस यूनिट की मार्केटिंग पॉलिसीज़ को इफेक्ट करती हैं, उनके डिसीजन को इम्पैक्ट करती हैं, और बिजनेस यूनिट के जो ऑपरेशंस है, उसकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है, उसकी जो फंक्शनिंग है, उसके ऊपर इम्पैक्ट करती हैं। अब जहाँ तक सवाल है इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल फोर्सेस कौन सी होती हैं, ये वही फोर्सेस होती हैं जैसे मैंने पहले डिस्कस किया 4 P's, यानी कि P फॉर प्रोडक्ट, P फॉर प्राइस, P फॉर प्लेस, P फॉर प्रमोशन। और जहाँ तक सवाल है एक्सटर्नल फोर्सेस जो कि बियॉन्ड द कंट्रोल होती हैं, वो क्या होती हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट एंड अदर फैक्टर्स। तो ये सारे जो हैं जो बियॉन्ड द कंट्रोल हैं, ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जिनके ऊपर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जो बिजनेस यूनिट को कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट जरूर करती हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको दोनों ही डेफिनेशंस क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, कि एक इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट की क्या खासियतें होती हैं। देखिए ये एग्जाम में क्वेश्चन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में भी आ सकता है, और ये क्वेश्चन जो है नेचर ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट के रूप में भी आ सकता है, या फीचर्स भी आ सकती है। अब किसी भी नेम से आए क्वेश्चन वही है, इसका आंसर यही लिखा जाएगा। सबसे पहले 1 by 1 कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लेक्स इन नेचर। देखिए इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों कॉम्प्लेक्स होता है नेचर में, जैसे मैंने कहा इसमें बहुत सारे एनवायरनमेंट इंक्लूड होते हैं, जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, और ना केवल ये सारे एनवायरनमेंट इंक्लूड होते हैं। देखिए ये जो एनवायरनमेंट है, एक बिजनेसमैन को इन सारे एनवायरनमेंट्स को, वो भी डिफरेंट नेशंस के, इनको एनालाइज करना पड़ता है, उसको विश्लेषण करना पड़ता है। और क्योंकि एक ही जो ये डिफरेंट नेशंस हैं और इनके जो एनवायरनमेंट में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक देश का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट दूसरे देश के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जैसा ही हो, नहीं। एक देश का सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट दूसरे देश के सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट जैसा हो, या लगभग वैसा हो, नहीं। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर हो सकता है। तो क्योंकि ये डिफरेंट नेशंस के होते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है, इसलिए एक इंटरनेशनल मार्केटिंग जो होता है उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि इन सारे एनवायरनमेंट की स्टडी करना। इसलिए कहा जाता है कि जो इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि काफ़ी टिपिकल है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं, दैट इज डायनामिक। देखिए डायनामिक क्या होता है, डायनामिक होता है जो बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, यानी कि रैपिडली चेंज। देखिए जो भी इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट हैं वो कभी भी एक तरीके से स्थिर नहीं रहते, स्टैटिक नहीं रहते, उनमें बहुत जल्दी जल्दी जो है चेंज आता रहता है। अब ये चेंज जो है टाइम टू टाइम आता रहता है, यानी कि जो फैक्टर्स आज जो सही लग रहे हैं वो जरूरी नहीं है वो सेम कल भी रहें।
अब जैसे सोशो कल्चर एनवायरनमेंट है, जो फैशन प्रोडक्ट्स का आज चल रहा है, जरूरी नहीं है आज से कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद वही फैशन वही ट्रेडिशंस चलें, नहीं, उनमें जो है लगातार चेंज आता रहता है। और एक बिजनेस यूनिट को क्या करना पड़ता है, लगातार जो है इस चेंजिंग एनवायरनमेंट को स्कैन करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग ही जो है अपनी बिजनेस यूनिट को रैपिडली चेंज करना पड़ता है, अपने प्लान्स को, अपनी स्ट्रेटजी को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। देखिए, जो बिजनेस यूनिट उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेती है वो आसानी से सर्वाइव भी कर जाती है और ग्रो भी कर जाती है। जो इस एनवायरनमेंट को प्रॉपर वे में स्कैन नहीं कर पाती, उसको आसानी से अंडरस्टैंड नहीं कर पाती, उसके लिए एक मुश्किल खड़ी हो जाती है, उसके लिए बिजनेस को सर्वाइव करना या कंपटीशन में खड़े रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, दैट इज अफेक्ट डिफरेंट बिजनेस यूनिट डिफरेंटली। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस चीज़ को यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि जो इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट है वो सभी बिजनेस यूनिट को बिल्कुल सिमिलर टाइप में ही इम्पैक्ट करता है, बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि एक बिजनेस यूनिट के लिए वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो और दूसरे बिजनेस के लिए वो बहुत बड़ी एक तरीके से थ्रेट्स हो। तो ये जरूरी नहीं है कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के चेंजेस हैं या इकोनॉमिक चेंजेस हैं, कोई भी चेंजेस हैं, वो चेंजेस एक के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं और दूसरे के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह हो सकते हैं, और इवन ऐसा भी हो सकता है कि वो बिजनेस को बंद करने की भी नौबत आ जाए। हम इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखिए, कुछ साल पहले जो है बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ उठी थी कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उसमें पेस्टिसाइड्स पाया जाता है। अब जो लोग बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते थे, अब उन्होंने क्या किया, प्रिकॉशनरी हेल्थ प्रिकॉशंस के तौर पर उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स पीना कम कर दिया। अब उसकी जगह उन्होंने क्या कर दिया, उसकी जगह उनको ये नेचुरली कोल्ड ड्रिंक कंपनी के लिए एक तरीके से थ्रेट्स क्रिएट हो गई, लेकिन दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई। उस टाइम में जो भी ये जो रेडीमेड जूस होते हैं, जो जूस मेकर से, जैसे रियल जूस हो गया या और कंपनीज हो गई, अब वो या टैंग हो गई, अब ये बहुत सारी कंपनीज जो थी वो शायद बना भी रही थी, लेकिन उनका प्रोडक्ट इतना पॉपुलर नहीं हो रहा था। तो जो भी कस्टमर थे उन्होंने अपने आप को एक तरीके से चेंज किया, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स पीना कम कर दिया या बंद कर दिया, और उसकी जगह जो ये जो रियल जूस वगैरह एटसेट्रा है उनको ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया। तो एक कंपनी के लिए तो क्या है, वो थ्रेट्स है, दूसरी कंपनी के लिए क्या है, वो अपॉर्चुनिटी है। अभी हाल ही में क्या है, जिस लाइक मोदी गवर्नमेंट ने पॉली बैग पे जो है बैन लगाया है। अब उसके लिए भी देखिए, एक के लिए थ्रेट्स है, जो भी पॉलीथीन बनाने वाली कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन वहीं वो दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर पॉली बैग यूज़ नहीं किए जाएंगे तो क्या यूज़ किए जाएंगे, नेचुरली पेपर बैग यूज़ किए जाएंगे। तो जो भी पेपर इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत बड़ा एक बेनिफिट है। तो ये नहीं कि कोई भी पॉलिसी जो लाई जाती है वो डिफरेंट बिजनेस को डिफरेंट वे में इफेक्ट करती है। एक के लिए वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है और वहीं वो दूसरे के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट्स हो सकती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं, देयर इज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। देखिए, जो भी मार्केटिंग एनवायरनमेंट में चेंज आते हैं उसका जो इम्पैक्ट है वो दोनों ही तरह का होता है, शॉर्ट टर्म भी होता है और एज वेल लॉन्ग टर्म भी होता है बिजनेस के ऊपर। अब जो इम्पैक्ट है शॉर्ट टर्म हो सकता है कि जो इसका इम्पैक्ट हो थोड़े समय के लिए हो और आगे जाके ना आए, और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी आ सकता है। अब जस्ट लाइक एट प्रेजेंट जो है कोविड चल रहा है, तो इसकी वजह से जो भी होटल इंडस्ट्री है या सिनेमा हॉल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हो रही है। क्यों इम्पैक्टेड हो रही है, क्योंकि इन दिनों हॉल बंद है, सिनेमा हॉल बंद है, तो दर्शक वहाँ जाते नहीं, तो जो भी सिनेमा हॉल्स का जो नुकसान है वो बहुत बड़ा उनको बियर करना पड़ रहा है। लोग होटल्स में मीटिंग नहीं कर रहे हैं, वहाँ रह नहीं रहे हैं, वहाँ खाने नहीं जा रहे हैं, तो ये होटल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान है। अभी तो फिलहाल ये शॉर्ट टर्म एक तरीके से इम्पैक्ट है, लेकिन ये कब तक रहेगा ये नहीं कह सकते। तो ये इम्पैक्ट उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, उनका जो बिजनेस का डेवलपमेंट है, उसके ऊपर ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी डाल सकता है। तो यानी कि कह सकते हैं कि जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं उसके शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म दोनों ही तरह के इम्पैक्ट होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स आती है, देयर इज अनलिमिटेड इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। देखिए, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं एनवायरनमेंट के, जैसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये बियॉन्ड द कंट्रोल होते हैं बिजनेस यूनिट, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो बिजनेस पर बहुत ज़बरदस्त होता है और बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, और कई बार तो इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट आता है कि बिजनेस को बंद करने तक की भी जो है नौबत आ जाती है। अब जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई, बैन ऑन वाइन, यानी कि शराबबंदी, यानी कि शराब नहीं पीनी है। अब उससे क्या होगा, जितनी भी शॉप्स हैं जो वाइन को बेचती हैं या जो भी इंडस्ट्री वाइन में डील करती है, तो उसके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब उनको क्या करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्टेट में जो है वाइन पर बैन लगा दिया, तो वहाँ पर जितनी भी शॉप्स हैं
उनको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है उनके लिए एक तरीके से इतना इम्पैक्ट लाई कि जिनके उसकी नौबत यह आ गई कि उनको अपना बिजनेस जो है बंद करना पड़ा। इसी तरीके का एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए जो दो नेशंस के बीच में बिजनेस होता है और उन दो नेशंस के बीच में जो रिलेशंस हैं वो ख़राब हो जाते हैं। मान लीजिए ए और बी कंट्री के बीच के जो रिलेशंस हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो ए और बी के बीच में जो भी बिजनेस होता था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाली जितनी भी बिजनेस यूनिट है, उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर बैन लगा देगी। तो जो भी बिजनेस यूनिट इन दो नेशंस में बिजनेस करती थी, ए और बी में, यानी कि इंपोर्ट करती थी या एक्सपोर्ट करती थी, उनके ऊपर बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये भी यहाँ तक कि उनको भी अपना बिजनेस बंद करने की नौबत आ सकती है या अपना बिजनेस जो है किसी और जगह शिफ्ट करने की नौबत आ सकती है। जैसे कि एक और एग्जांपल भी लेते हैं। जैसे 2008 में क्या हुआ था, यूएसए के अंदर बहुत बड़ा रिसेशन आया था। रिसेशन मतलब मंदी, बहुत बड़ी मंदी आई थी और वो मंदी इतनी गहरा गई थी कि जितने भी जो कंट्रीज़ हैं जो यूएस से डील करती थी, उन्हें उसका बहुत बड़ा एक नुकसान होना पड़ा, क्योंकि उस रिसेशन का इम्पैक्ट उन कंट्रीज़ के ऊपर भी आया और उन कंट्रीज़ की जो बिजनेस यूनिट थी उनके ऊपर भी आया। तो यानी कि जो इसका एक तरीके से इम्पैक्ट है, इफेक्ट है, वो काफ़ी लॉन्ग टर्म होता है, अनलिमिटेड है। हम नहीं कह सकते कि इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स आती है, दैट इज़ अनसर्टेन। देखिए, इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो है ना, वो हमेशा ही अनसर्टेन है और ये जो है डोमेस्टिक मार्केटिंग एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा अनसर्टेन है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट नेशंस हैं, उन डिफरेंट नेशंस में पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल बहुत ज़्यादा चेंजेस आते रहते हैं और जिसका कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट जो है पड़ता रहता है। अब इन जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट के, तो इसके किसी भी कंपोनेंट में कभी भी ऑल ऑफ सडन कोई चेंज आ जाता है और जिसका इम्पैक्ट जो है जो अदर उससे जो रिलेटेड जो भी बिजनेस यूनिट है उन सब पर पड़ता है। अब जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया कि जो यूएस है वहाँ पर भी रिसेशन, अब जैसे यूएस है या यूरोपियन नेशंस हैं, जापान है, अब ये इतने बड़े बड़े नेशंस हैं, इतने डेवलप नेशंस हैं, इन्हें भी जो है रिसेशन का सामना करना पड़ा, मंदी का सामना करना पड़ा। और उसका क्या इम्पैक्ट आया, उनसे रिलेटेड जितने भी कंट्री थी, जितने भी बिजनेस यूनिट थी जो इन नेशंस से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करती थी, उन्हें भी उस एक तरीके से जो भी रिसेशन है, मंदी है, उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर भी आया, उन नेशंस के ऊपर भी आया और एक तरीके से उनके लिए सडन शॉक था, क्योंकि वो उम्मीद नहीं करते थे। वो कोई भी बिजनेस यूनिट ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि जो बड़े बड़े डेवलप नेशंस हैं, जैसे यूएस हो गया या यूरोपियन नेशंस हो गए या जापान हो गया, यहाँ पर भी रिसेशन आ सकता है, लेकिन आया और उसने जो है एक बहुत बड़ा शॉक दिया जो भी इनसे डील करने वाली कंट्रीज़ थी, इनसे डील करने वाली बिजनेस यूनिट थी। तो ये कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अनसर्टेन है। इसके बारे में प्रिडिक्ट करना इसको बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये तय नहीं कर सकते कि कल क्या होने वाला है। डिफरेंट वार क्रिएट हो जाते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल चेंजेस आ जाती हैं, गवर्नमेंट रातों रात बदल जाती हैं, तो ये बहुत बड़ा रिस्क हमेशा ही बना रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स आती है, दैट इज़ इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। देखिए, इंटरनेशनल मार्केटिंग के एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इम्पैक्टेड होते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड भी है। यानी कि कहीं ना कहीं वो एक दूसरे पे डिपेंड भी हैं और एक दूसरे को अफेक्ट भी करते हैं, इम्पैक्ट भी करते हैं। अब जस्ट लाइक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, वो कहीं ना कहीं सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट पे, सोशल एनवायरनमेंट को से अफेक्टेड भी है और एज वेल एज उसको इम्पैक्ट भी करता है। अब जैसे मान लीजिए कहीं पे जैसे इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है, अगर मान लीजिए लोगों की जो इनकम का लेवल है वो काफ़ी हाई है, तो ऑटोमेटिकली उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई होगा, वो ब्रांडेड प्रोडक्ट बाय करेंगे, उनकी जो डिमांड्स है वो कंपेरेटिवली हाई क्वालिटी गुड्स की होंगी, हाई प्राइस गुड्स की होंगी। तो नेचुरली बात है, जो उनका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं उनकी जो सोशल एनवायरनमेंट है उसके ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है। इसी तरीके से जो सोशल कल्चर एनवायरनमेंट है वो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट करता है और उससे इम्पैक्टेड होता भी है। अब डेमोग्राफिक इम्पैक्ट क्या है, मतलब जस्ट लाइक उनकी जो फैमिली का क्या साइज़ होगा, लार्ज फैमिली या स्मॉल फैमिली, फैमिली के नंबर ऑफ मेंबर ज़्यादा होंगे या कम होंगे, ये कहीं ना कहीं उनके सोशल एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट करता है और कहीं ना कहीं उससे इम्पैक्टेड भी होता है। तो ये कह सकते हैं कि जो भी इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, वो एक दूसरे को इम्पैक्ट भी करते हैं और एक दूसरे से इम्पैक्टेड होते भी हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स आती है, दैट इज इंक्लूड बोथ इंटरनल एनवायरनमेंट एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखिए, इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट में दोनों ही एनवायरनमेंट आते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। किसके? इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो डोमेस्टिक इकोनॉमी के भी आते हैं और एज वेल एज उन सभी नेशंस के आते हैं जहाँ पर बिजनेस यूनिट जो है अपना बिजनेस कर रही है। जहाँ तक सवाल है इंटरनल एनवायरनमेंट,
वो कंट्रोलेबल होते हैं क्योंकि वो बिजनेस के अपनी रीच में होते हैं। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया है कि वो 4 P's होते हैं, P फॉर प्रोडक्ट, P फॉर प्राइस, P फॉर प्लेस, P फॉर प्रमोशन। यानी कि कंपनी अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट में चेंज ला सकती है, प्राइस में भी चेंज ला सकती है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन वे है वो चेंज कर सकती है, प्रमोशंस की जो स्कीम्स हैं उनमें चेंज ला सकती है। तो वो कहीं ना कहीं कंट्रोलेबल होते हैं। लेकिन जहाँ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन से बियॉन्ड है, उनके आउटसाइड है, उनके ऊपर कंट्रोल करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो हर एक बिजनेस यूनिट के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो इस एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही अपनी जो प्लान्स हैं, स्ट्रेटजी हैं, पॉलिसी हैं, उसको चेंज करते रहें, उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को अडॉप्ट करते रहें। देखिए, जो बिजनेस जितना जल्दी अपने आप को अडॉप्ट करेगा इन चेंजेस को, वो बिजनेस उतना ही अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पाएगा और उतने ही जल्दी ग्रो कर पाएगा। तो ये ज़रूरी है इस इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को टाइम टू टाइम स्कैन करते रहना। जब भी हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ही होता है, क्योंकि इंटरनल जो चीज़ कंट्रोलेबल है उसके ऊपर तो ज़्यादा डिस्कस क्यों की जाएगी। तो मेन जो पार्ट रहता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ही रहता है। 9th और वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स है दैट इज इफेक्टेड बाय इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। जैसा कि मैंने शुरू में डिस्कस किया कि आज का जो दौर आ गया है वो आ गया मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। बहुत सारे जो डिफरेंट नेशंस हैं वो आपस में मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स करते हैं रिगार्डिंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ। तो इस तरीके के जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। जहाँ तक सवाल है टैरिफ एग्रीमेंट्स, देखिए टैरिफ एग्रीमेंट्स वो होते हैं जो टैक्सेस से रिलेटेड होते हैं, यानी कि हम जो है टैक्स गड़ाएंगे या बढ़ाएंगे। और जो नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं वो अलग तरह के होते हैं, जैसे लाइसेंसिंग, कोटा सिस्टम एटसेट्रा, यानी कि जिनमें मनी से रिलेटेड नहीं होते। ये भी कहीं ना कहीं बिजनेस यूनिट को इम्पैक्ट करते हैं। अगर मान लीजिए कोई नेशन जो है वो अपने टैरिफ को डाउन कर देती है, टैरिफ को कम कर देती है, तो जितने भी नेशन जो है उस कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं, उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है, उनके लिए ये फेवरेबल चेंज है। वहीं दूसरी कंट्री जो है मान लीजिए कोई क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि इतना ही कोटा सिस्टम लगा देती है कि इतना ही आप हमारे यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि हम आपके नेशन से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो कोटा सिस्टम है वो कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा और उन कंट्री के लिए थ्रेट्स क्रिएट करेगा जो भी उस नेशन को जो है अपना बिजनेस करती हैं या उस नेशन को अपना माल भेजती हैं। इसी तरीके के डिफरेंट जो है बड़े बड़े इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, जस्ट लाइक WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, अंगटाड। ये भी कहीं ना कहीं इनकी भी पॉलिसी जो है वो इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। इसके अलावा बहुत सारे रीजनल जो है एग्रीमेंट्स होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनके जो ग्रुप्स हैं वो भी इम्पैक्ट करते हैं। जैसे सार्क हो गया, यूरोपियन यूनियन EU हो गया, नाफ्टा हो गया, एशियन हो गया, साफ्टा हो गया। ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक दूसरे नेशंस को जो है डिपेंड करते हैं। कहने के कह सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो है, जो ये भी ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, ये ट्रेड एग्रीमेंट चाहे वो मल्टीलेटरल है या रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड होता है। तो ये कुछ एक फीचर्स थी, कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स थी इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और आज हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किया उससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका सजेशंस है, उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आप अपनी क्वेरी या सजेशन हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप नंबर 8683838931 पर। आप अपनी क्वेरी या सजेशन हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल ID gulyani-classes@gmail.com पर। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।